हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th के चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों पूरा का पूरा 11th जेई और नीट के बेसिस पे। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नीट या जेई के पर्पज से आप वीडियो देखने आए हैं तो आपके लिए भी वीडियो है बच्चा। टेंशन मत लीजिएगा, पूरे के पूरे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं, है ना। हम नीट और जेई में आए हुए PYQs भी लेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है बच्चों। बहुत मज़ेदार होने वाला है ये लेक्चर। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड होता है, बहुत लेंदी होता है बेटा, तो ऐसा कुछ है नहीं। आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप प्रैक्टिस कितना अच्छा करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 1 में हम क्या बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम बात समझेंगे बच्चा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चा आपके पास कन्वर्सेशन या सॉरी कन्वर्जन फैक्टर, है ना, कि हम कन्वर्जन फैक्टर की बात करेंगे कि कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। इस पे हम यानी कि किसी एक यूनिट को यानी हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई यूनिट है, उस यूनिट को हम स्मॉलेस्ट यूनिट और या बिगेस्ट यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम उस पर बात कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम लोग डायमेंशन फार्मूला। इसको डायमेंशन फार्मूला भी बोलते हैं या डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे या तो डायमेंशनल फार्मूला भी यानी डायमेंशन फार्मूला भी बोलेंगे। तो हम इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही बड़े बच्चा आगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक को आगे लेकर के कि क्या है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या है इसमें पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है आप लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटीज। क्या टॉपिक है बच्चा, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, देखो बच्चों, अगर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटीज में आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होगी, जो क्या होगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होगी कि हम क्या करेंगे कि हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हम मतलब वेट मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में, या जो फिजिक्स के जो लॉ है अगर उसको डिस्क्राइब कर सकता है, ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बेटा, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। तो हम क्या ये बात कह सकते हैं कि अगर मैंने बोला बेटा कि अगर मैं किसी चीज़ को मेजर करना चाह रहा हूँ, अगर मैं मान के चलिए मैंने बोला कि मेरी हाइट बताइए कितनी है, बता सकते हैं सर कि आपकी हाइट 5 फीट होगी, 6 फीट होगी। मैं आपकी हाइट की बात कर रहा हूँ, आपके वेट की बात कर रहा हूँ, है ना। आपने ये बोल दिया जाए कि मार्केट गए और आपने अगर मान के चलिए राइस लेकर के आ गया, तो कितना आपने केजी राइस लेकर के आया, ठीक है ना। आपने जो भी है, आपने जैसे शुगर की बात करें, कितना शुगर लेकर के आया, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर मैंने बोला कि आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं, कितना लव करते हैं, तो बोलोगे इतना करता हूँ सर, कि इतना करता हूँ, कि इतना करता हूँ। आप मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर जो फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर सकता हो, डिस्क्राइब कर सकता हो, इसका मतलब हम जिसको डिफाइन कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बेटा, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी फिजिकल क्वांटिटीज की हाँ, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो क्या होगा बेटा, ऑल द क्वांटिटीज which are used to describe the law of physics. Physics is, या सॉरी फिजिक्स बोलेंगे, फिजिक्स आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी।
बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बात है, क्या बोल रहा है, ऑल द या हम कह सकते हैं कि ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि बच्चा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकती है, जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई भाई? तो अगर मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, देखो तो लेंथ क्या है अपने पास, फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है अपने पास, फिजिकल क्वांटिटी है। वेट मेजर कर सकता हूं, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं आप, तो फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं आप, फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब अब जिसे भी मेजर कर सकते हैं, जिसे भी मेजर कर सकते हैं, वो क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। बात समझ में आ रही, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है बोलूं मैं, तो हम जिसे मेजर कर सकते हैं बच्चा, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अभी बताया था मैंने, मेरी हाइट को आप मेजर कर सकते हैं, इस पेन की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैंने बोला कि आप लोग अपने पेरेंट्स से कितना लव करते हैं, बताइए। अभी मत बोल देना सर मैं उससे लव करता हूं ठीक है, तो पेरेंट्स की बात करें, कितना लव करते हैं, तब बोलेंगे कि भैया इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। बताए कैसे सकते हैं आप लोग, कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते, मेजर ही नहीं कर सकते इसको, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब अगर फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम देखिए आगे बढ़े, तो बेटा हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पे, कि फिजिकल क्वांटिटी की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा कुछ क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स पर या टू बेसिस पर। किस पर क्लासिफाई किया गया बेटा, टू बेसिस पर। ध्यान से देखिएगा, अब ये टू बेसिस क्या है। तो फर्स्ट बेसिस की बात करता हूं बेटा, कि बेसिस ऑन या बेस्ड ऑन दियर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी डिफाइन किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। तो पहला आप देखेंगे बच्चों, फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट होता है बेटा आपके पास स्केलर। क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज, है ना, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शनल के या डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको डिवाइड किया गया या कैसे बताया गया? तो भाई देखो, हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज है, पहली है स्केलर और दूसरी अगर मैं डायरेक्शन के फॉर्म में बताना चाहूं, तो जो सेकेंड है बेटा वो वेक्टर है। क्या बेटा, ये वेक्टर है ना, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? ये वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो हमारे पास अगर मैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो इसमें हमने टू बेसिस पर या बेसिस पर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्या बच्चा अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज भी लिख लेते हैं हम लोग, ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गया, टू टाइप की क्वांटिटी हो गई। तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी क्या है ये बताना चाहूं, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, तो भाई हमने क्लास 9 से सीखते आया है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या पढ़ा है? सर स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें बेटा मैग्नीट्यूड तो होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती, बट डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या पढ़े आपने, कि सर ऐसी क्वांटिटीज जिसमें, देखो ध्यान से, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और दूसरी बात, ये हमने क्लास 9 में सीखा था, लेकिन इसके साथ साथ अपने को याद रखनी है कि ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती है, ठीक है, या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या बोल सकते हैं वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो करता है। बात समझ में आ गया? अगर ये वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो नहीं करेगा तो भैया वेक्टर क्वांटिटी नहीं। अगर वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे नाम से राकेश टेम्बरे वेक्टर्स के नाम से सर्च करेंगे, या आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो वेक्टर की पर्टिकुलर वीडियोस या प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर पूरा का पूरा वेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर है बच्चों? तो चलते हैं समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं बच्चों, तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, तुम क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल quantities which have
which have only magnitude but no direction। यानी बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। मतलब जिसमें क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड तो होगा बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ये क्या आपके पास? ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज के अगर एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल क्या होगा? तो आप बोलोगे मास इसका एग्जांपल है। उसके बाद अगर मैंने बोला लेंथ, डेंसिटी, टाइम, वॉल्यूम, ठीक है। क्या बात हो गई भैया कि मास, बताओ कितना मास है? अब मास बोले आपने, कितना हो गया आप लोगों के पास? मास दिया गया 10 kg। कोई दिक्कत है क्या भाई? तो क्या इसका कोई डायरेक्शन है? नहीं। लेंथ 4 मीटर, क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? नहीं है सर। 4 मीटर इधर मेजर कर रहे हो, इधर मेजर कर रहे हो, किधर मेजर कर रहे हो यार? पता है क्या? नहीं पता ना किस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं? पता है क्या? नहीं पता। तो क्या हो गया? जो लेंथ है आप लोगों के पास, वो लेंथ कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बेटा अपने पास? कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं सर, डेंसिटी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वैसे टाइम की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है ही नहीं, ये टाइम भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलरली बच्चों, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी आप लोगों के पास? तो हम बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी quantities which have both magnitude and direction and obey law of vector algebra। क्लियर है बच्चा? क्या है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि बेटा मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और साथ ही साथ बच्चा ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा, मतलब कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो भी करना चाहिए। अगर ये तीनों बातें हैं तो भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो भैया इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भाई? तो इसके जो एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वेलोसिटी। सर क्या इतने ही होंगे? भाई एस्केलरेशन भी तो होगा। ठीक है भाई, एस्केलरेशन भी तो होगा। इतने होंगे भाई? बहुत से हैं अपने पास, है ना? ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। आप इनको याद कर लेना, ठीक है? वैसे तो और होते हैं, अभी चीजों को धीरे धीरे समझते चलेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई? मेरे बच्चों? क्लियर है क्या? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है? बढ़े आगे, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है बेटा? सेकंड हमारे पास है बेस्ड ऑन दियर, क्या बोलता है? क्या दिया गया बेटा? डिपेंडेंसी। अब अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो डिपेंडेंसी पर कितनी क्वांटिटी है, कितने टाइप की क्वांटिटीज है? तो आप देखोगे 2 टाइप्स की है। फर्स्ट अगर बात करें बच्चा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकंड बात करें बच्चा तो डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो कितने टाइप की क्वांटिटी होगी बच्चों अपने पास? 2 टाइप की। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज
इसको हमने बेटा बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, याद रखिएगा। और सेकंड क्या होती है बेटा अपने पास? तो सेकंड होती है अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये दो बातें होगी, यानी अपने पास टू टाइप्स की क्वांटिटीज होगी, ठीक है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड क्या आप लोगों के पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। टू टाइप की क्वांटिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बाबा? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी बच्चा जो अपने आप में सिंगल होगी, है ना, किसी पे डिपेंडेंट होती च नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट होगी नहीं। वो कैसी होगी बेटा? कैसी होगी? इंडिपेंडेंट होगी। कैसी होगी? इंडिपेंडेंट होगी। मतलब अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दूसरी क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र है भाई, किसी से उसको मतलब ही नहीं है भाई, किसी से मतलब ही नहीं, तो तेरे को जो करना है कर। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी है बच्चा, वो क्या होती है? वो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। और किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर ये कौन बनती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही कौन बनती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। यानी कि अगर टू आर मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से हम देखें तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनेगी। क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर डेफिनेशन की बात करूं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटीज which do not depend upon another या other quantities खत्म। क्या बात बोल रहा है भाई? कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट ही नहीं होगी, है ना, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करेगी। और अगर मैं बात करूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, तो क्या बोलेगा बेटा? द फिजिकल क्वांटिटी, क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in terms of the fundamental quantity। खत्म। अरे भाई, अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गई? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, जो हो गई वही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होगी बच्चा? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनेगी। क्या बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, समझते हैं हम, दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल की बात करूं, तो आप अगर बात करें तो आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, पता है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, कौन कौन सी? तो लेंथ, मास, टाइम, और क्या होगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर उसके बाद क्या होगा? और टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, और क्या है अपने पास? लुमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद आप देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। बात समझ में आ रही बच्चा? डिराइव्ड क्वांटिटीज किससे बनती है? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ही बनती है। तो इनसे ही मिलकर के बनेगी, इसका मतलब सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बता दीजिए। तो इसके एग्जांपल समझो। अगर मैंने बोला पहला एरिया, क्या बोलते हैं बच्चा? एरिया। एरिया कितना होता है सर? लेंथ होता है इनटू ब्रीथ। तो आपको पता है भाई लेंथ इनटू ब्रीथ का मतलब क्या है? भाई कहीं ना कहीं ये ब्रीथ भी तो एक प्रकार की लेंथ ही है, और लेंथ इनटू लेंथ, क्या लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है? सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी अपने पास। हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो भाई लेंथ इनटू लेंथ ही तो है ये। क्या है? लेंथ इनटू लेंथ ही तो है। मतलब एरिया क्या हो गया? एरिया अपने पास एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बन गया। अगर आप देखेंगे बेटा सेकंड, स्पीड, क्या होगा बेटा आपके पास? स्पीड। एक सेकंड, ये क्या हो गया? एक सेकेंड। ओके, क्या हो गया था इतना सारा? बोर्ड को भी रोना आ रहा है क्या रे? ठीक है, सेकंड अगर देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? स्पीड। स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस। कैसे ये चल नहीं रहा है बोर्ड? क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या चल गया? ये क्या है? इसको भी क्यों रोना आ रहा है? एक सेकेंड बच्चों, ये क्या प्रॉब्लम हो गई? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक, क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है बच्चा? ये भी तो लेंथ ही है। और टाइम, टाइम तो टाइम ही है। अब मुझे एक बात बताइए, लेंथ और ये जो टाइम है, जो लेंथ और टाइम है, ये क्या आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड क्वांटिटी बनी कि नहीं? बनी कि नहीं? तो भाई जो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी जो बनती है वो किससे बनती है बेटा? वो फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसीलिए इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई बच्चों? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तो अब देखिए यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखते हैं बच्चा यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब हम यहां पर एसआई सिस्टम देखने वाले हैं, या हम क्या बात करने वाले हैं बेटा? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे बच्चा? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले बेटा? हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के पास, इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए जल्दी से? यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर पढ़ने वाले बेटा क्या पढ़ेंगे हम? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? तो अब देखेंगे बेटा कि जो आप लोग मेजरमेंट देखते हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो बेटा उनको मेजर करने के लिए, कुछ यूनिट्स सिस्टम बनाए गए थे या सिस्टम्स बनाए गए थे, है ना? कुछ सिस्टम्स बनाए गए थे। उन सिस्टम की हेल्प से ही हम क्या करते थे बेटा? मेजरमेंट करते थे। अगर मैंने बोला, ठीक है, अब मैंने बोला यूनिट्स की बात कर रहे हैं, अगर यूनिट नहीं होगी तो सर क्या होगा? भाई अगर मैंने बोला आप लोगों के पास में आया, मुझे कुछ चावल चाहिए, है ना, या मुझे क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, है ना, ठीक है, या मुझे ऑयल चाहिए, तो भाई कैसे दोगे? बिना मेजरमेंट के दे दोगे क्या? बिना मेजरमेंट के दे दोगे क्या? और उसके बाद क्या करोगे? फिर मुझसे वापस लोगे तो कैसे? या मैं उसकी कुछ ना कुछ प्राइस दूंगा, दूंगा कि नहीं? वो कैसे दूंगा? तो भाई उसके लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई। कुछ क्या बनाई गई? यूनिट्स बनाई गई। तो उस यूनिट्स के बारे में समझते हैं, उस यूनिट्स के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी उसकी यूनिट्स थी, या कौन कौन से उसके सिस्टम थे, या सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी थी। तो जिसमें आप पहली बात देखेंगे बच्चों, जिसमें आप पहली बात देखेंगे, तो पहला होगा आप लोगों के पास एफपीएस सिस्टम। सिस्टम क्या होगा? एफपीएस सिस्टम।
एफपीएस जो सिस्टम है बेटा, ये एफपीएस सिस्टम पहला सिस्टम था जिसको हम क्या बोलते हैं, या जिसे हम फुल फॉर्म लिखे अगर जिसका, तो क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है बेटा, फुट पाउंड सेकेंड। जो एफ है, इस एफ का मीनिंग क्या है, अगर इस एफ के मीनिंग की बात करें बच्चों, तो एफ, ये पी और ये एस हो गया। तो जो एफ है बच्चा, इस एफ का मतलब क्या है, इस एफ का जो मीनिंग होता है वो होता है बेटा फुट। क्या होता है, फुट। इस पी का जो मीनिंग होता है बच्चा वो होता है पाउंड, और ये एस का जो मीनिंग होता है बेटा वो होता है सेकेंड। क्या होता है बेटा, सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड। अब याद रखिएगा, अब याद रखिएगा बच्चों कि जो ये फुट है, ये फुट जो है बेटा वो लेंथ को मेजर करने की यूनिट थी। लेंथ को मेजर करने की यूनिट थी। अगर मैं पाउंड की बात करूं बेटा, तो ये आप लोगों के पास किसको, मास को मेजर करने की यूनिट थी। और उसके जो सेकंड है बेटा, सेकंड किसको मेजर करने की यूनिट थी, सेकंड। सेकंड किसको मेजर करने की यूनिट थी बेटा, टाइम को। किसको, टाइम को। किसको, टाइम को। तो अगर मैं बात करना चाहूं तो देखो, पहला जो अपने पास सिस्टम है उसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। और फुट यानी अगर मैं बात कर रहा हूं तो फुट यानी कि किसकी यूनिट थी, तो सर लेंथ की। लेंथ को मेजर करने की जो यूनिट थी वो फुट थी। अगर मास है तो मास को अगर मेजर करने की यूनिट थी बेटा वो पाउंड थी। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो जो टाइम को मेजर करने की यूनिट थी वो सेकंड थी। क्लियर, क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं सेकंड की बात करूं बेटा, सेकंड ध्यान से देखिएगा, तो हम यहां बात करते हैं बेटा सेकंड यूनिट को। तो सेकंड है आप लोगों के पास सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। अब ध्यान से देखिए, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या था, तो देखो अगर सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है सर, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये होता है सी, जी और एस। ध्यान से देखो, अब इस सी का मीनिंग क्या है, तो सी का मैंने क्या बताया आपको, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी का मीनिंग, जी का मीनिंग अगर देखेंगे तो ये ग्राम, और एस का मीनिंग देखोगे बेटा तो ये होगा सेकंड। ठीक है, क्या होगा, सेकंड। अब अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चा, तो ये जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में किसको मेजर करते थे, किसकी यूनिट है सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे लेंथ। ग्राम, ग्राम किसकी रहेगी, मास। और बेटा जो सेकंड है, सेकंड किसकी यूनिट है, फिर से वही टाइम। अगेन अगेन टाइम की यूनिट क्या है बेटा अपने पास, सेकंड है। तो मतलब जो आपके पास सीजीएस सिस्टम है, उस सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म आपके पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए, ग्राम मास को मेजर करने के लिए, और बेटा सेकंड टाइम को मेजर करने की यूनिट है। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें ध्यान से देखिएगा, अब नेक्स्ट को समझते हैं कि नेक्स्ट क्या है, समझिए। थर्ड, थर्ड की अगर बात करें बेटा, सीजीएस के बाद हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम के एस। एम के एस, अब एम के एस सिस्टम की बात करूं, सिस्टम की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ये क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है बच्चा, एम का मतलब क्या है, यह है मीटर से। किससे बच्चा, मीटर से। के का जो मीनिंग है, या अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं जो ये मीटर है, मीटर है, ये मीटर के लिए क्या आएगा, देखो एम, के और ये एस। ठीक है, तो इस एम, के और एस की बात करें तो एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, किलोग्राम, और एस मतलब बेटा सेकेंड। अब ध्यान से देखो कि यानी इसका मतलब है एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, अगर ये मीटर किलोग्राम सेकेंड है बच्चों, मीटर किलोग्राम सेकेंड है, इसका मतलब समझिए, यानी ये लेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, मीटर का। लेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, मीटर का, यानी LENGTH, लेंथ।
किलोग्राम बेटा मास, और बेटा सेकेंड तो आपको पता ही हो गया होगा किसके लिए है, ये टाइम के लिए। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? मीटर किलोग्राम सेकेंड किसका फुल फॉर्म है, MKS का, इस जिसमें लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड का यूज करते हैं, या सेकेंड उसकी SI यूनिट है। अभी SI यूनिट नहीं बोलना चाहिए, सॉरी यूनिट है। बात समझ में आ गई? बड़े आगे ध्यान से देखिए। इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन आती है प्यारे बच्चों, वो फोर्थ कंडीशन होती है आपके पास SI यूनिट, जिसको हम बोलते हैं बेटा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब ध्यान से देखो भाई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्यों बना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्यों बना? तो भाई ये सभी की बात कर रहा हूं तो ये सभी अलग अलग थे भाई, ठीक है, सभी अलग अलग थे। अब बताओ कि अगर मैं यहां से कुछ लेन देन कर रहा हूं किसी अदर कंट्री से, कर रहा हूं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई कि वहां पर जो चीज, यानी यहां पर जो चीज होगी वहां पर भी वही होनी चाहिए। नहीं तो पता चले हम लेन देन कर रहे हैं और सब गलत गलत आ रहा है ना, कहीं पर हमें फायदा कहीं पर नुकसान हो रहा है। तो इससे बचने के लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया गया। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो बनाया गया, तो उसमें क्या है, उसमें हम क्या करते हैं कि सभी कंट्री के लिए, सभी कंट्री के लिए जितनी भी कंट्रीज है, उसमें अगर मैंने बोला कि अगर मैं किसी चीज की लेंथ को लेकर के चला गया कि मुझे इस लेंथ का कुछ चाहिए, है ना, तो भैया उसको किस में मेजर करके देगा, जो यहां मेजर करते हैं उसी में मेजर करते। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कुछ मुझे मास को लेकर के आना है, भाई वो किस में मेजर करके देगा, जो मेरे कंट्री में मेजर करे जाता है वो किसी अदर कंट्री में भी उसी से मेजर करके देगा, है ना। यानी सभी कंट्रीज के लिए मेजरमेंट की जो यूनिट है वो सेम बना दी गई, उसी को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या SI यूनिट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे ये कौन कौन सी है, कैसे इसको लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए, हम बताते हैं आपको। तो अब यार ध्यान से देखो, सबसे पहली बात करने वाले बच्चों, सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, तो अब यहां लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। यहां पर बात कर लीजिएगा बच्चों, यहां पर SI यूनिट्स, उसके बाद बात कर लीजिएगा बच्चों सिंबल, सिंबल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर मैंने बात किया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहली फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, लेंथ, लेंथ। अब देखो लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है, क्या होगा बच्चों, मीटर। यानी लेंथ को हम मीटर में ही क्या करने वाले हैं बच्चा, अब मेजर करने वाले हैं। और अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल बेटा स्मॉल m होता है, उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m होता है। सेकंड अगर बात करें बच्चा तो होता है मास, और मास को हम किस में मेजर करेंगे बेटा, इसका SI यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम होगा। जिसका जो सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो केजी होता है, इसका सिंबल क्या होता है, केजी होता है। थर्ड अगर देखें बच्चों तो इसके बाद होता है आप लोगों के पास टाइम, टाइम। अब टाइम को जो हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, सेकेंड में करते हैं, और जिसका सिंबल क्या होता है बेटा, S। बात समझ में आ गई? थर्ड सॉरी फोर्थ होता है आप लोगों के पास टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होता है बेटा, केल्विन, क्या होता है, केल्विन। और केल्विन को हम नोट करते हैं बेटा कैपिटल के। अभी आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसे कैपिटल के से क्यों डिनोट करें, और इसको सभी को हमने स्मॉल लेटर से ही क्यों डिनोट किया, या ये सिंबल्स को हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं इसको कैपिटल लेटर में क्यों लिखा, आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ की बात करते हैं बच्चों कि फिफ्थ क्या हो जाएगा अब आप लोगों के पास, तो फिफ्थ हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट को और क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रिसिटी भी बोलेगा तो बात ही कही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलने वाले हैं, ये हो जाएगा एम्पियर, एम्पेयर। ठीक है,
एम्पियर, एम्पियर का कैपिटल ए। उसके बाद सिक्स्थ होगा बेटा अपने पास, क्या हो जाएगा, लूमिनस, लूमिनस, लूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसका क्या होगा बच्चों, कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला। तो कैंडेला का क्या होगा बेटा, सी डी, स्मॉल सी डी। देखो बस इन दो को ही हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया, बाकी सबको स्मॉल से कर रहे हैं। उसके बाद सेवेंथ होगा प्यारे बच्चों आपके पास अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसको हम लिखते हैं बेटा मोल से, और मोल को हम मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, मीटर से मेजर करेंगे, इसकी ऐसा ही यूनिट क्या है बेटा, स्मॉल एम। मास किलोग्राम में मेजर करेंगे बच्चा, ऐसा यूनिट किलोग्राम है, और सिंबल केजी है। टाइम है, टाइम को सेकंड से हम मेजर करते हैं, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है सेकंड होती है, स्मॉल एस। टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल है। लूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है बेटा अपने पास, कैंडेला, सी डी, और ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, और ये मोल। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, अब मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट कर दिए होगे आप लोगों ने, इन्हें कैपिटल लेटर से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये साइंटिस्ट के नेम है, अगर साइंटिस्ट के नेम है तो उन्हें हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी अदर को स्मॉल लेटर से। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, ये जो एम्पियर लिखा है हमने, ये इसको हम थोड़ा सा सुधार दे रहे हैं, थोड़ा सुधार दे रहे हैं। क्या बात है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस एम्पियर को खत्म कर रहे हैं हम लोग, ये सी को भी खत्म कर रहे हैं यहाँ से, और ये एम को भी। इसे हम एम्पियर ऐसे लिखने चाहिए थे, ये सी ऐसा लिखना था, और ये मोल एम छोटा वाला है ना, इसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। याद रखिएगा बेटा, जो ऐसा यूनिट्स होती है उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, और इनके बाद हमें फुल स्टॉप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनमें फुल स्टॉप भी नहीं लगाते, इन बातों को याद रख लेना। इसके बाद अगर मैं बढ़ूँ बेटा आगे, तो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। क्या होती है बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बता देते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती है। तो ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की ओर, कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होगी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ध्यान से देखेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बच्चों आपके पास 2 होती है। फर्स्ट आप देखिएगा, तो आप लोगों के पास फर्स्ट क्या होता है बेटा, प्लेन एंगल। क्या होता है, प्लेन एंगल। आपके पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और सेकंड क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। क्लियर है, क्या होता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल जो है उसको हम, उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो प्लेन एंगल जो है बच्चा, उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है बच्चा रेडियन। क्या होता है, रेडियन। सेकेंड क्या होता है बच्चा, रेडियन होता है, रेडियन। और अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो इसका होता है बेटा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। क्या होता है बेटा, स्टेरेडियन। क्लियर है, रेडियन, स्टेरेडियन। अब अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं बच्चा, तो इसका सिंबल होता है RAD, और इसका सिंबल होता है बेटा SR। खत्म, खत्म, बात समझ में आ गई। याद रखो, प्लेन एंगल जो होता है, इसका जो आपके पास ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, जबकि सिंबल RAD है। और जो बेटा आपके पास सॉलिड एंगल है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, और इसका सिंबल कितना है, SR है। सर हमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल तो पता ही नहीं है, समझो प्लेन एंगल क्या होता है ये भी बता देते हैं हम। अगर प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्लेन एंगल क्या होगा, तो प्लेन एंगल बच्चा, अगर मैंने बोला ये रे इस डायरेक्शन में चली, ये रे इस डायरेक्शन में चली, तो मैंने बोला इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा थीटा, यही आपके पास प्लेन एंगल है। अरे मेरे भाई समझो अच्छे से, समझो समझो।
मैंने बोला ये एक आपके पास एंगल हो गया ये, ठीक है, यानी एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, इन दोनों के बिटवीन में एंगल बन रहा है कि नहीं, देखो अच्छे से ध्यान से, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। प्लेन एंगल मतलब मैथ्स में भी पढ़ते हैं ना आप लोग, टू रेज, फर्स्ट रे, सेकंड रे, ऐसी चले गई, इन दोनों के बिटवीन में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, वो प्लेन एंगल है। और अगर मैं अब मैं अगर बात करूं सॉलिड एंगल की, अगर किसी की बात करूं सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल समझना बच्चों, सॉलिड एंगल क्या है, तो सॉलिड एंगल होता है बच्चों, क्या होगा, जो सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सॉलिड एंगल क्या होता है बता सकते हैं। प्लेन एंगल का फार्मूला क्या होता है, तो एंगल का फार्मूला क्या होगा, यहाँ लिख दो प्लेन एंगल का, पहले तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये प्लेन एंगल का फार्मूला मिलेगा। लेकिन अब ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये प्लेन एंगल का कंसेप्ट हो गया, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझो, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होगा। ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा मेरे पास बेटा ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, और सरफेस से ये एंगल क्रिएट हो रहा 3D में, ये एंगल क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सॉलिड एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब अगर सॉलिड एंगल की बात करें, सर नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से देखो, ध्यान समझो, समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, अगर मैंने बोला आपने कभी तरबूज को कट किया है, वाटरमेलन को कट किया है कि नहीं, कैसे अगर कट करते हैं, कट कर दिए तो आपने देखा होगा एक फक्की, तो ये ऊपर एंगल बन गया, जैसे अगर मैं ये बोला ये, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होता है, और ये क्या बन गया आपके पास, यहाँ एंगल क्रिएट होगा दो रेडियस के बिटवीन में, है ना, ऐसे ऐसे ऊपर क्या बन गया, सरफेस बन गया, और नीचे ये रेडियस हो गई और ये एंगल बन गया, तो ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। सॉलिड एंगल और कहाँ बन सकता है, ध्यान से देखो और बताता हूँ आप लोगों को। आपने कोन पढ़ा है, कोन, तो कोन जो होता है ना, आइसक्रीम का कोन यार बच्चों, आइसक्रीम का कोन, तो जहां आइसक्रीम फिल कर दिया हम लोगों ने, आइसक्रीम भर दी उसके अंदर, ठीक है, तो आइसक्रीम का जो ऊपर वाला सरफेस ऐसे बनता है, ठीक है, हाँ, तो वो क्या बन गया आपके पास, सरफेस बन गया, ठीक है, और उसके अंदर में जो एंगल बन रहा, जिसके अंदर एंगल बन रहा, वो बनता है बेटा अपने पास सॉलिड एंगल। क्या बनता है बेटा, सॉलिड एंगल। क्या इतनी बात समझ में आई, बड़े आगे, बढ़ते आगे। अब देखिए बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या बोलता है बेटा आप लोगों के पास, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स क्या है, तो ध्यान से देखिए, क्या होता है, फंडामेंटल आर बेस यूनिट, फंडामेंटल आर बेस यूनिट बता दिया हमने आपको क्या है। अरे भैया, ऐसी यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स जो क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है, या फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट का यूज करते हैं वो फंडामेंटल आपके पास यूनिट्स होती है। अरे अभी हमने कहा ना, कौन कौन सा, मीटर, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कैंडेला, मोल, केल्विन, कैंडेला की स्पेलिंग रॉन्ग होगी क्यों, सी, सॉरी सी, केल्विन, एंड और एक क्या रहेगी अपने पास, एम्पेयर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके पास बेटा एसआई यूनिट्स है। और ये क्या है बेटा, एसआई यूनिट किसकी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। बात समझ में आ गई, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। सेकेंड अगर आगे बढ़े हम लोग, तो सेकेंड देखिए, सेकेंड है अपने पास डिराइव्ड यूनिट्स। सेकेंड क्या है अपने पास, डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है भाई, ऐसी यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए होती है। जैसे हमने बताया थे आपको एरिया, ध्यान से देखो, पहला क्या बताए थे बच्चा, एरिया, बताओ। अब ये एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था सर, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ का, लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे थे, इसकी ऐसा यूनिट क्या थी, मीटर, इनटू लेंथ के लिए मीटर, इसका मतलब मीटर का स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्या है बच्चों, यही तो डिराइव्ड यूनिट्स है। अरे टू ऐसा यूनिट से मिलकर के जो बन रही यूनिट है उसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, सिंपल सी बात। अरे डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोल रहे थे, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बन रही थी। अब डिराइव्ड यूनिट किसको बोलेंगे, जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेगी। जैसे अगर मैंने बोला बेटा सेकेंड, स्पीड, स्पीड क्या था अपने पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस का मतलब क्या है सर, लेंथ ही है,
सर टाइम का मतलब सर टाइम ही है, ये हमने टाइम लिख दिया। बताओ, अगर मैं लेंथ की अगर एसआई यूनिट की बात करूं बच्चा, ये मीटर होगी, टाइम की बेटा सेकंड होगी। कितना हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। और अगर ऊपर लिखा, ऊपर लिखे, ऊपर लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। यही होगा, यही तो डिराइव्ड यूनिट्स है बच्चा। अरे अगर मैं बात कर रहा हूं थर्ड करंट, या अगर मैं करंट की बात ना करते हुए चार्ज की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू टाइम। तो भाई करंट का एम्पियर अभी पढ़े थे हमने, क्या था एम्पियर, और टाइम का सेकंड, ये हमारे पास क्या बन गया, एम्पियर सेकंड। ये क्या है बेटा अपने पास, ऐसा यूनिट है किसकी, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की। बात समझ में आ गई कि नहीं। और ये किससे मिलकर बन रही है बेटा, ये फंडामेंटल यूनिट से बन रही है। जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स लिखे आपने, ये पूरी की पूरी फंडामेंटल यूनिट से बन रही है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। ये क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, डिराइव्ड यूनिट होगी। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। उसके बाद देखेंगे क्या है आपके पास, कन्वर्जन फैक्टर। अब ये कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है बच्चा, कन्वर्जन फैक्टर ध्यान से सुनो। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है बेटा, कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, कोई क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, तो उस फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करने के लिए, अदर फिजिकल क्वांटिटीज में, वैसे तो उसका अगर मैं बात करूं कि अदर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलना चाहिए, वही फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसके अगर यूनिट्स को हम चेंज करने की बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू, और अगर यूनिट को चेंज करने की बात करें, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। जैसे देखिए, मैंने बोला कन्वर्जन फैक्टर की बात कर रहा हूं, तो कन्वर्जन फैक्टर का जो कंसेप्ट बनता है बेटा, वो बनता है आप लोगों के पास क्या बनता है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्या बनेगा बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप लोगों के पास ये फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, इज इक्वल टू एन, और ये क्या बनता है, या यू एन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको यू एन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यू एन, क्या बोलेंगे, यू एन, ये बोलेंगे बच्चों, Q इज इक्वल टू यू एन। ये क्या है बच्चा, यहां Q क्या है, तो Q हम बोलेंगे बेटा, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, क्या बेटा, ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये U क्या बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। या अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, या उसको हम चेंज कर दें, क्या चेंज भी कर देते हैं, हम चेंज करके ऐसे लिख देते हैं, इसको ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे, कि ये हो जाएगा n इंटू यू, या हमारे लिए सही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट सही रहेगा। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसमें जो n है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो u है बच्चा, वो क्या है आपके पास, यूनिट है, क्या बेटा, यूनिट है। ये q आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये n आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और बेटा ये जो u है ना, वो यूनिट है, वो क्या है बच्चा, यूनिट है, क्या है बेटा, यूनिट है। बात समझ में आ रही है। ये इसका मतलब, मैं अगर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी दी गई है कि लेंथ, लेंथ मैंने बोला लेंथ है मेरे पास 100 सेंटीमीटर, या मैंने कहा बच्चा 100 सेंटीमीटर नहीं बोलते हुए हम 100 मीटर बोल रहे हैं। जो लेंथ है बच्चा हमारे पास कितना है, 100 मीटर है, लेंथ हमारे पास कितना बच्चा, 100 मीटर है। अब ध्यान से देखो, क्या ये लेंथ, क्या ये लेंथ आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, अब बोलेंगे हाँ सर फिजिकल क्वांटिटी है। अब ध्यान से देखो, क्या 100 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब बोलेंगे हाँ सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या आपके पास m यूनिट है बच्चों, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये यूनिट है। बात समझ में आ रही है। मतलब आपके पास जो क्वांटिटी दी रहती है Q इज इक्वल टू एन यू, ये Q फिजिकल क्वांटिटी होगी, n न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और U बेटा आपके पास यूनिट होगी। U क्या होगी बच्चा अपने पास, यूनिट होगी। बात समझ में आ गई। अब यहीं पर अगर हम समझे इसको आगे, तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा ध्यान से देखिएगा
ये जो क्यू है ना आपके पास, अगर मैं क्यू को थोड़ी देर के लिए देख रहा हूं, आगे हटा रहा हूं, तो मैंने बोला क्या मैं यहां एक बात बोल सकता हूं, n इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, सॉरी 1/u। ये बात बोलना सही है या गलत है? क्या यहां पर जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा यूनिट की? क्या बात बोलना सही है? तो आप बोलेंगे हाँ सर सही है। तो कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला बच्चों कि मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 1 मीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, मैं बेटा कितना बोल सकता हूं, 100 सेंटीमीटर। क्या ये बात बोलूंगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चा अपने पास, क्या बेटा 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, ये यूनिट भी तो चेंज है, हाँ यूनिट भी चेंज है, पर अब ध्यान से देखो ना, ये यूनिट कैसी है, बिगेस्ट यूनिट है, और ये जो यूनिट कैसी है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये 1 स्मॉलेस्ट है और जो 100 है बिगेस्ट है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल वैल्यू और बेटा अपने पास यूनिट क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल होती है। कैसी होती है? यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिट की रेसिप्रोकल होती है। तो क्या मैंने वही बात तो लिखा है यहाँ पर? क्या अगर मैं इस u को ट्रांसफर कर दूं तो ये n इंटू यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब n इंटू यू इज इक्वल टू, क्या मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं? क्या मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं बच्चों? क्या मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं? बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझो, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर n1u1 इज इक्वल टू n2u2? कोई दिक्कत है क्या? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ध्यान से देखो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या है आपके पास, यूनिट। तो भाई मैंने इसको ट्रांसफर किया तो n इंटू यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे मतलब कांस्टेंट लग रहा होगा, मतलब मैंने बोला n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई तो मैं बोल रहा हूं ना n1u1 इज इक्वल टू n2u2, दोनों बात सही हो सकती है। तो भाई यही तो बात समझ लो। क्या बात होगी कि अगर देख लो ना, यहां अगर n इंक्रीज करेगा तो u डिक्रीज करना चाहिए, तो यहां पर n डिक्रीज करेगा तो u इंक्रीज करना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। और यही कंसेप्ट तो हमने यहां लिखा है। अरे भाई एक बात और समझ लो ना, कि अगर मैंने बोला बेटा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, भाई देख लो यार, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूनिट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा यहाँ मिनिमम है, जबकि यूनिट बिगेस्ट यूनिट। तो यहां पर देखो ना, यूनिट आपके पास स्मॉलेस्ट हो गई, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई बेटा आपके पास, स्मॉल हो, ए सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास बिगेस्ट हो। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तो ये बात समझ में आ गई ना। तो ये q इज इक्वल टू एन यू होगा, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज q है, न्यूमेरिकल वैल्यू n है, और यूनिट आपके पास है। क्लियर है बेटा? बढ़े आगे, चलिए अब आता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले को हम डायमेंशन फॉर्मूला भी बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले को हम डायमेंशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की, डायमेंशन फॉर्मूला की। तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले समझते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखो बेसिक से पहले शुरुआत करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की। तो भाई एक बात समझो, हमने पहली बात आप लोगों को ये बताया था कि फर्स्ट कंसेप्ट समझिएगा यहाँ पर, कि आपके पास फर्स्ट वाली जो यूनिट थी, या फर्स्ट वाला जो आपके पास क्या थी बेटा, आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी, वो क्या थी? तो आप बोलेंगे सर लेंथ थी। क्या थी? लेंथ। और लेंथ को आप किस में मेजर कर रहे थे? मीटर में। किसमें कर रहे थे? मीटर में। मीटर के लिए क्या था बच्चा? तो मीटर का जो सिंबल था m था। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं। सेकेंड, अगर मैंने बोला बेटा मास था, तो मास के लिए हम किलोग्राम, किलोग्राम की बात कर रहे थे, और किलोग्राम मतलब केजी। थर्ड अगर देखेंगे तो थर्ड आपके पास क्या था? टाइम था, तो टाइम की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा आप लोगों के पास एस। उसके बाद फोर्थ आप देखेंगे तो टेम्परेचर, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या था बेटा? केल्विन, केल्विन का कैपिटल के। उसके बाद फिफ्थ था बेटा करंट या इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या था बेटा अपने पास एम्पियर, एम्पियर का बेटा कैपिटल ए। उसके बाद 6 था बेटा अपने पास लुमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसका क्या था बेटा कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, इसका सी डी यूज किए थे हम लोगों ने। और 7th आप देखेंगे बेटा तो आपके पास अमाउंट ऑफ सबस्टेंस था, तो इसका कितना था बेटा अपने पास मोल, और मोल को हमने लिखा था मोल ही। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें हम पहले पढ़ लिए हैं। हाँ सर पढ़ लिए हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर हम लिखने वाले हैं डायमेंशन फार्मूला। तो बेटा आप अगर लेंथ की बात करें तो जो लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा कैपिटल एल। हाँ याद रखना, जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको कैपिटल ब्रैकेट में नोट करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में नोट करते हैं और कैपिटल लेटर से भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों कि अगर मास की बात करते हैं तो मास का क्या रहेगा बेटा कैपिटल एम। उसके बाद अगर मैं टाइम की बात करूं बेटा तो टाइम का क्या रहेगा कैपिटल टी, ठीक है, याद रखते चलना। देखो लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, केल्विन। अब टेम्परेचर का क्या होगा सर, तो कहीं पर के यूज करते हैं या इसको बेटा कहीं पर ना हम लोग थीटा भी यूज करते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं पर के भी यूज करते हैं और कहीं कहीं पर थीटा भी यूज करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को बेटा हम एम्पियर ए से ही डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेरे प्यारे बच्चों सी डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को बेटा मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं ये इनके क्या होते हैं बेटा डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए करें स्टार्ट, चलिए बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, जिसमें हमारे पास अभी मैं जो यूज करने वाला हूं, वैसे तो अभी नहीं, हम मैक्सिमम अगर यूज की बात करें तो मैक्सिमम यूज बेटा ये 3 होते हैं, ये 3 बाकी का यूज नहीं करते हम लोग ज्यादा। और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो उसमें इसका यूज करेंगे बस, बाकी तो फिर हम थर्मोडायनेमिक्स और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो करते रहेंगे, पर मैक्सिमम इन 3 का यूज करते हैं। 11th में तो हम इन 3 का ही यूज करते हैं, बात समझ में आ रही है। बाकी आगे के का और थीटा का भी यूज करते हैं, पर अभी हम 3 का ही यूज करेंगे। पर अभी मैं जो जितने फॉर्मूले बताने वाला हूं उनको समझते चलिएगा, क्या बात समझ में आ रही है। पूरे पूरे के पूरे डायमेंशन फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं मैं, क्लियर है। इतने फॉर्मूले अपने को याद रखना है, मेन फॉर्मूले तो यही है। अगर डायमेंशन इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या होता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला, वो क्या होता है क्या डायमेंशन इक्वेशन होता है ना, डायमेंशन इक्वेशन का टेंशन मतलब चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम डायमेंशन फार्मूला लिखना तो समझिएगा बच्चों, डायमेंशन फार्मूले को लिखते चलते हैं, समझते चलिएगा कौन कौन से होंगे। तो बेटा सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो जो पहला होगा बेटा, हम स्टार्ट करते हैं एरिया से। क्या होगा बेटा एरिया, तो एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या मैं इसको लेंथ इनटू लेंथ नोट कर सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लेंथ इनटू लेंथ मतलब लेंथ का क्या होगा बेटा अपने पास, लेंथ के लिए सर एल और सेकेंड लेंथ के लिए सर एल, कितना होगा ये हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर ठीक है। अब याद रखिएगा कहीं इसमें इसे हम ऐसे भी लिखते हैं m0 l स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास t पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये t पावर 0 मतलब जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, भाई लिखे ना लिखे कोई मतलब है क्या, छोड़ दो आपकी इच्छा, ठीक है। मैं तो ऐसे लिखता हूं, आप ऐसे लिखना ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं सेकेंड अगर देखेंगे तो वॉल्यूम। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट लिखना शुरू करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है बेटा अपने पास, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो होता है बेटा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ,
इसका मतलब सर लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीजें होती है, तो भैया लेंथ ही तो होती है सब। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा m0, m तो है नहीं अपने पास, मास नहीं है, लेकिन लेंथ 3 टाइम है, तो एल रेस टू दी पावर 3, और ये t नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये 0 हो गया। बात समझ में आ गई। पढ़ते हैं थर्ड। वॉल्यूम के बाद हम किस पे चलेंगे, मास। मास डेंसिटी, या फिर अपन मास बोल दे इसको, क्या हम इसे मास ही बोल देते हैं सीधे सीधे, सॉरी मास बोलता हूँ, डेंसिटी, डेंसिटी है ना, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो मास का कितना होता है बेटा, तो मास के लिए तो कितना आएगा, कैपिटल एम। वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम निकाल चुके, तो वॉल्यूम का लिख दो m0 l रेस टू दी पावर 3 t पावर 0। ठीक है सर, अपॉन में रखेंगे क्या, नहीं ऊपर लेके चलो, कितना आ जाएगा देखो m0 m0 इसका कोई मतलब ही नहीं था ना, m तो पहले से ही है, m l रेस टू दी पावर -3, और ये हो जाएगा t पावर। ठीक है बच्चों, बढ़ते नेक्स्ट फोर्थ। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, फोर्थ कंसेप्ट देखिएगा, तो फोर्थ आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप लोगों के पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, है ना, रेसिप्रोकल होता है ना टाइम का, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड, तो अभी टाइम ही लिख देते हैं, है ना, कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन टाइम का कितना होगा टी, ऊपर लेके चलो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 l0, और ये t पावर -1 ऊपर लेके चलो। फिर फिफ्थ बेटा वेलोसिटी। अब भाई वेलोसिटी की बात करूं या स्पीड की बात करूं, दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम होता है। सेम का मतलब, अरे भाई डायमेंशन फार्मूले की बात कर रहा हूं, दोनों सेम नहीं होते। वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है ना। मैं डायमेंशन फार्मूले की बात कर रहा हूं, दोनों का सेम होता है। क्या होता है देखो, वेलोसिटी के अगर फॉर्मूले की बात करें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर स्पीड की बात करें बेटा, तो इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही तो है, और अपॉन में टाइम है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा डिस्टेंस मतलब l, टाइम मतलब t, t को ऊपर लेके चलो, एल टी पर -1 की पावर। क्या हम इसको लिख सकते हैं, m नहीं है तो m0 l t पावर -1। क्लियर है। बढ़ते बेटा नेक्स्ट 6, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, एस्केलरेशन। एस्केलरेशन का क्या होता है बेटा अपने पास, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, m0 l t पावर -1 अपॉन टाइम बेटा t, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, m0 l t पावर -2। अब आप एक बात समझ रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे बस फॉर्मूले याद है। मुझे क्या याद है, फॉर्मूले याद है। अगर फॉर्मूले याद है तो डायमेंशन फार्मूला लिखना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो आपको फॉर्मूले अगर याद है बच्चों, तो डायमेंशन फार्मूला आप इजीली नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बेटा, फोर्स ले चलो फोर्स ले लेते हैं। फोर्स, तो फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एस्केलरेशन, है ना। तो अब मुझे बताइए, मास इंटू एस्केलरेशन, तो मास का हमने लिखा था कैपिटल M, ठीक है, और एस्केलरेशन का भी निकाले थे हम लोगों ने, m0 l t पावर -2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, m l t पावर -2। क्लियर है। बढ़े आगे नेक्स्ट, इम्पल्स, क्या, सॉरी एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, फोर्स इंटू टाइम।
तो फोर्स का बेटा ये लिखे हम लोगों ने mL T⁻², इंटू टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा t, साथ में मिला करके लिख दीजिए, तो जाएगा बेटा mL T⁻⁻1। क्या बात समझ में आ गई? बड़े नेक्स्ट वर्क, वर्क का कितना होगा बताइए जल्दी से। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा बच्चा ये फोर्स का, तो फोर्स का देखो ऊपर लिखे हम लोगों ने ये mL T⁻², इंटू डिस्प्लेसमेंट का कितना बेटा हो जाएगा आपके पास L, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस है कि नहीं, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास mL²T⁻²। उसके बाद देखते बेटा एनर्जी, क्या देखते एनर्जी, तो एनर्जी देखो बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv² होता है, क्या होता है बेटा हाफ ऑफ mv², मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो भाई 1/2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, छोड़ दो इसको, m का कितना होगा मास का m, वेलोसिटी का बच्चों, वेलोसिटी का L⁻², सॉरी -1 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो m है L² और T⁻² की पावर कैसे आई, देखो ये 2 है, ये 1 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और क्या यही फॉर्मूला इसके लिए भी है, इसका मतलब वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों वो सेम होता है, वो क्या होता है बच्चों सेम होता है। बड़े आगे नेक्स्ट पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है बच्चों, वर्क का हम निकाल चुके हैं ये डायमेंशन फॉर्मूला mL²T⁻² की पावर अपॉन टाइम का बच्चों t हो जाएगा, ऊपर लेके चलेंगे टाइम को, ये हो जाएगा mL²T⁻² की, क्लियर है, ओह सॉरी क्या आ जाएगा -3 की पावर, क्लियर है। नेक्स्ट क्या ले लिया अब इसके बाद क्या लेके चले बेटा आप इसको, मोमेंटम ले ले चलो, मोमेंटम, 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 मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास का तो m और वेलोसिटी का L⁻⁻1 की पावर इज इक्वल टू mL⁻⁻1 की पावर, क्लियर है बच्चों। बड़े आगे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या होता है बेटा प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का कितना होगा बेटा, फोर्स का देखो ये निकाल लेते हमने, और एरिया का बेटा, एरिया का L², इसके पहले निकाल दिए पहले वाली स्लाइड में, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बेटा mL⁻⁻1 की पावर T⁻⁻2 की पावर, कैसे देखो L² ऊपर चला गया, -2 की पावर +1 की पावर, तो -1 की पावर अब अगर स्ट्रेस देखे बच्चों, यही समझ लेते हैं स्ट्रेस को, क्या होता है बेटा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है बता सकते हैं, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू बेटा क्या होता है आपके पास, ये भी फोर्स ही होता है अपॉन एरिया, तो क्या बच्चा इसका भी mL⁻T⁻² की पावर होगा, सेम दोनों का, जो फोर्स का होता है वही स्ट्रेस का होता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे, और देखते हैं क्या हो जाएगा आपके पास, सरफेस टेंशन, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, फोर्स अपॉन लेंथ, तो बेटा फोर्स का mL⁻² की पावर, लेंथ का L हो जाएगा अपॉन में, क्या लिखेंगे इसको mL⁻⁻2 की पावर, बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई,
चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब कौन सा लिखे, और कौन सा लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और अपनी तरफ से बताता हूं और बातों को समझो। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते तो हमने चार्ज की बात कर रहे थे, तो चार्ज भी बता दिया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, क्या बता दिया था, चार्ज भी बता दिया था। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पर भी चले जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज इक्वल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का एम एल टी पर माइनस 2 की पावर अपॉन चार्ज का बेटा कितना होता है, तो चार्ज का 80 होता है। क्या होता है, 80। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल, ए ऊपर चला जाएगा और ये टी रेस टू दी पावर -3। ठीक है, अगर बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अरे क्या होगा, फील्ड इनटू एरिया। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, परपेंडिकुलर एरिया, ये सॉरी एरिया बोलते हैं ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एम एल, ए पर -1 की पावर, टी पर -3 की पावर, एरिया है। एरिया मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ए रेस टू दी, सॉरी क्या हो जाएगा, एल रेस टू दी पावर कितना होने वाला है बता दीजिए जल्दी से, ये 2 होगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब टी रेस टू दी पावर -1, और ये हो जाएगा, क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी पर -3 की पावर, और ये ए पर कितने की पावर आ जाएगी बच्चा, ए पर -1 की पावर ही रहेगी। ऐसे ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले आपको भी नोट करने हैं। वैसे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले, वैसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो डायमेंशन फार्मूला इजीली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अच्छे अच्छे डायमेंशन फॉर्मूले आने वाले हैं। अभी हम इतना ही बता रहे हैं आप लोगों को, बाकी आपकी बुक्स वगैरह में होगा, है ना, वहां से लर्न कर लेना है, नहीं तो आप गूगल से निकाल लेंगे और वहां से लर्न कर सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूले देख लीजिए और फार्मूले से ही डायमेंशन फार्मूले बना सकते हैं। क्या बातें समझ में आ रही बच्चों? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। तो बेटा बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, आपको पूरा का पूरा 11th और उसके बाद 12th का भी पूरा सिलेबस यहीं पर मिल जाएगा, वो भी नीट और जेई लेवल में। ठीक है, तो मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।